Hello guys, so today we are starting with the PT 365 environment. It is the session 5 and first topic is State Forest Report. हाँ, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है जो हमारा वो ये स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट को रिलीज करता है और किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है 1981 में एस्टैब्लिश किया गया था, तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो ये जो भी हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उनको मॉनिटर करता है। तो इस रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। तो ये रिपोर्ट जो है वो इंडिया के जो भी फॉरेस्ट और ट्री कवर है उन दोनों को असेस करता है और पब्लिश होता है हर 2 साल में। ठीक है, बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 1987 में, और अभी 2021 में ये इसका 17th रिपोर्ट है। और इस बार इन्होंने कुछ नई चीजें की है। एक तो ये IFSR इज यूज्ड इन प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एज वेल एज फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर। ठीक है, फिर इसके अंदर इस साल इसमें कुछ नया चेंज हुआ है। एक तो हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि इस साल इन्होंने ये टाइगर रिजर्व्स और टाइगर कॉरिडोर्स को भी इंक्लूड किया है अपने। उससे पहले टाइगर रिजर्व्स वगैरह ये इंक्लूड नहीं करते थे। और अभी इन्होंने ये कुछ नई टेक्नोलॉजी भी यूज किया, ग्राउंड बायोमास एस्टिमेशन यूजिंग सिंथेटिक अपर्चर रेडार डेटा। ठीक है, तो इन कोलैबोरेशन विद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो। और अभी इन्होंने मैपिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स इन इंडियन फॉरेस्ट ये सब भी किया है, जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है विद बिट्स पिलानी गोवा कैंपस। ठीक है, तो ये कुछ नई चीजें की है इस साल। अभी क्या क्या फाइंडिंग्स है इनकी, तो इन्होंने कंपैरिजन किया है पिछले वाली रिपोर्ट के साथ। तो एक तो फॉरेस्ट कवर देखो कि फॉरेस्ट कवर की इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है कि all the tree patches that have canopy density more than 10% and area of 1 hectare। तो ये 10% canopy density और area more than 1 hectare, ये याद रखना, 1 hectare और more। ठीक है, फिर फॉरेस्ट कवर में इस साल हमारा इंक्रीज हुआ है। तो हमारा फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.71%। ठीक है, ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। ये हमारा फॉरेस्ट कवर जो टोटल है वो इंक्रीज हुआ है। फिर उसके अंदर इन्होंने ये 4 कैटेगरीज दे रखी है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट, ओपन और स्क्रब। तो ये जो स्क्रब है दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द फॉरेस्ट कवर। तो सारी चीजें इंक्रीज हुई है, बस मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट डिक्रीज हुआ है। फिर टॉप 5 स्टेट्स कौन से है ये इंपॉर्टेंट है कि जो टोटल फॉरेस्ट कवर में सबसे ज्यादा जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। और परसेंटेज वाइज मतलब बाय परसेंटेज जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है उनके एरिया में, तो वो है मिजोरम जिसमें 84% फॉरेस्ट कवर है। फिर सेकंड पे इसमें भी अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो इसके अंदर सारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है, ये याद रखना। और इसमें मध्य प्रदेश, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश इसमें भी है। फिर आता है ट्री कवर। तो ट्री कवर की डेफिनेशन की पैचेस ऑफ ट्रीज एज वेल एज isolated trees outside the recorded forest area on area less than 1 hectare। तो इसमें लेस देन 1 हेक्टेयर है, और ये जो है 2.91% है पूरे जोग्राफिकल एरिया का। और मैक्सिमम ट्री कवर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, और ये भी इस साल इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये टोटल मिला के ना 24 कुछ % बन जाता है, मतलब टोटल के फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर मिला के। और ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन्होंने बता रखा है, तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है, और स्टेट्स में महाराष्ट्र। और फिर फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया एंड ग्रीन वॉश, तो ये भी इंक्रीज हुआ है। एरिया स्पेसिफिक फॉरेस्ट कवर, तो इन्होंने बताया कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो जो कुछ ट्राइबल एरियाज है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पर डिक्रीज हुआ है, कुछ जगह इंक्रीज भी हुआ है। तो ये सब
नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देख लो, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व्स एंड टाइगर कॉरिडोर, तो ये जो है 7.80 ऑफ द कंट्रीज टोटल फॉरेस्ट कवर एंड 74% ऑफ द, तो इसमें देखो कि सबसे ज्यादा जो टाइगर फॉरेस्ट कवर है वो कौन से में है, नागार्जुन सिरासलम, ये आंध्र प्रदेश का है टाइगर रिजर्व, ठीक है, सबसे बड़ा भी है ये। और परसेंटेज वाइज हम देखेंगे तो मतलब सबसे ज्यादा गेन किसने किया है, तो बुक्सा जो है टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल का, और सबसे ज्यादा लॉस किसमें फॉरेस्ट कवर का, कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना। तो इसमें देख लो कि फॉरेस्ट कवर जो है वो टाइगर रिजर्व में तो डिक्रीज हुआ है, लेकिन टाइगर कॉरिडोर में इंक्रीज हुआ है। और ये है परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर, तो पक्के जो टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश का, इसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है परसेंटेज वाइज। फिर अचानाकमार में छत्तीसगढ़ वाला, फिर सिमलीपाल उड़ीसा, काली कर्नाटका और डंपा मिजोरम, तो ऐसे ही। और वैसे सबसे ज्यादा है नागार्जुन वाले में। फिर ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड, तो ये तो इतना नहीं है। फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट देख लो कि यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, और सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ देखा गया है, उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। और टॉप स्टेट्स कौन से हैं जिसमें सबसे ज्यादा मैंग्रोव कवर है, वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। और फिर बैम्बू रिसोर्सेज, ये भी इम्पोर्टेंट है कि बैम्बू जो है टोटल एरिया तो डिक्रीज हुआ है, और सबसे ज्यादा जहाँ पर बैम्बू ने इंक्रीज किया है मिजोरम, सबसे मतलब डिक्रीज कहाँ पर हुआ है सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश। और कौन सा जो है वो स्टेट वो टॉप है इन टर्म्स ऑफ बैम्बू एरिया में, मध्य प्रदेश। तो ये वाली इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। फिर फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक इंक्रीज हुआ है, फाइन, ये क्या, फायर प्रोन फॉरेस्ट, हाँ, तो ये वाला मेंस में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 22% ऑफ द फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्रीज हाईली टू एक्सट्रीमली फायर प्रोन है इंडिया का। और उसमें टॉप 3 स्टेट कौन कौन से है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्लाइमेट हॉटस्पॉट्स, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कहाँ पर हुआ है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और यहाँ पे। और सबसे कम कहाँ पर हुआ है, अंडमान एंड निकोबार, वेस्ट बंगाल, गोवा, तमिलनाडु, ये सब। हाईएस्ट रेनफॉल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और लीस्ट रेनफॉल इसमें भी नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स है। तो अगले पे चलते हैं कि अमेंडमेंट्स इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था हमारा 1980 वाला, अभी वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड है ये। तो 1980 में आया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हमारा। तो इसमें क्या बोलता है ये कि इसमें ना 2 अमेंडमेंट्स भी आई थी इसके बाद ही, एक शायद 88 में आई थी, फिर एक 96 में आई थी, हाँ, तो ऐसे आई थी। तो ये वाली एक जो अमेंडमेंट हुई थी ना, उसमें ये बोला गया था कि द एक्ट प्रोहिबिट स्टेट एंड अदर अथॉरिटीज एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर आपको डी रिजर्व करना है फॉरेस्ट को, या फॉरेस्ट का एरिया यूज करना है, या वो लैंड किसी को भी देना है, मतलब लीज पे प्राइवेट पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर वहां के ट्रीज क्लियर करने हैं, कुछ भी करना है ना, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो ये वाला जो प्रोविजन था ना, ये वो था, मतलब इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। हाँ, ये वाला केस भी आया था इससे रिलेटेड। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये था ना 1996 में ये बताया था कि जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं ना, ये किस चीज से रिलेटेड था कि एनवायरमेंट क्लियरेंस से रिलेटेड था ये केस। तो पहले क्या होता था कि अगर फॉरेस्ट एरिया है तो, और अगर आपको मान लो आपका कोई लैंड पड़ा है और वहां पे आपको काफी टाइम हो गया, तो उसके बाद क्या होगा कि वहां पे मतलब ऐसे पेड़ वेड़ उग जाते थे, तो वो फॉरेस्ट एरिया कंसीडर करने लग जाते थे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो इसमें क्या था कि अगर आपको मान लो वहाँ पे प्राइवेट लैंड है वो, लेकिन अगर आपको वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो आपको परमिशन वगैरह लेनी पड़ती थी, एनवायरमेंट क्लियरेंस और वो सब लेना पड़ता था। तो फिर ये केस आया था TN गोवर्धन केस। तो फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ऐसा कोई लैंड है ना,
मतलब जहाँ पर ऐसे पेड़ वेड़ उग गए हैं तो ये सब, तो आपको परमिशन लेनी ही पड़ेगी। और इन्होंने ना ये फॉरेस्ट की डेफिनेशन दी थी डिक्शनरी वाली, कि मतलब जो फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन है वो डिक्शनरी वाली डेफिनेशन ही है। डिक्शनरी में बोलते हैं ना कि फॉरेस्ट कोई भी एरिया जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज हो तो वो फॉरेस्ट हो जाता है, तो वो वाली डेफिनेशन। तो मतलब इन्होंने इसको वो किया था, मतलब स्ट्रिक्ट बना दिया था कि हाँ मतलब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। तो फिर इसमें जो रेलवे वगैरह के जो लैंड थे ना वो भी इसमें ही आते थे, कि रेलवे के कोई लैंड होते थे तो उनको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता था, तो एनवायरमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ती थी। तो इसके अंदर दो चीजें बताई गई थी कि ये नेट प्रेजेंट वैल्यू और कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन। तो ये वर्ड्स याद रखना कि ये इन दोनों में, इस वाले एक्ट में ही थे। और फिर डेफिनेशन दी गई थी नॉन फॉरेस्ट पर्पस की। तो नॉन फॉरेस्ट पर्पस में देख लो क्या क्या आता है कि एक तो, हाँ, एक तो हम जो ना ये टी कॉफी स्पाइसेस मेडिसिनल प्लांट्स, तो ये जो है हम किसी भी फॉरेस्ट एरिया में कल्टीवेट नहीं कर सकते। तो मतलब ऐसे इनका कल्टीवेशन नहीं हो सकता है, तो ये नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए है ये। और माइनिंग वगैरह ये सब नॉन फॉरेस्ट पर्पस है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसिंग, चेक पोस्ट, ये सब नॉन फॉरेस्ट के में आता है। माइनिंग भी नॉन फॉरेस्ट में है। फिर हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि एक कमेटी बना देती है जो कि मतलब ग्रांट करेगी अप्रूवल वगैरह ये सब। फिर इन पे पेनल्टी भी लगती है जो नहीं करेगा कंप्लाई, और 15 दिन के अंदर, मतलब ऐसा। फिर पनिशेबल है, मतलब ऑफेंसेस। हाँ, तो कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कोई भी अथॉरिटी है, अगर वो फॉरेस्ट रूल्स का मतलब नहीं कर रहे फॉलो, तो वो भी पनिशेबल है। और आप अपील कहाँ लेके जा सकते हो? एनजीटी में। तो एनजीटी हमने देखा था 2010 में बना था। फिर अभी कुछ इनके प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है इससे रिलेटेड, कि जो भी अभी ये बोल रहे हैं कि जो लैंड एक्वायर्ड हुआ था ना 1980 से पहले, तो कोई भी मान लो रेलवे का लैंड था या मिनिस्ट्री ऑफ रोड का, डिफेंस का लैंड था, तो जो कोई अगर किसी ने 1980 से पहले वो उसके पास है, तो उस पे ये वाले रूल्स अप्लाई नहीं होने चाहिए। तो वो अपना कभी भी स्ट्रक्चर खड़ा करे तो उसको परमिशन लेने की जरूरत ना हो। और ये इम्पोर्टेंट और क्या है, हाँ, तो ये कुछ ये मतलब अपना ये डेफिनेशन भी चेंज करना चाह रहे कि इतने रोड और लाइन का ये एक्ट, मतलब इतने एरिया में ये एक्ट लागू नहीं होना चाहिए। ये सब अभी तो अमेंडमेंट्स है, तो अभी तो मतलब लगी नहीं है ये। तो ये सब है। फिर इसमें नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज को भी कुछ कुछ चेंज किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो फिर आगे आगे चलते कि पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो गुडालूर्स जीन पूल गार्डन है तमिलनाडु का, ये एग्जांपल है पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या करता है कि को मैनेजमेंट एंड गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन विलेज कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये दोनों मिलके फॉरेस्ट को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, और मतलब वही गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है इनका। और इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1989 अंडर हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये था। तो इन सीटू कंजर्वेशन होगा एंडेमिक प्लांट्स का, और एक्स सीटू कंजर्वेशन होगा जो कि एंडेंजर्ड या थ्रेटन्ड स्पीशीज है। तो ये था। फिर आता है वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट। तो यूनेस्को ने अभी ये, और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और IUCN ने ये इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, इन तीनों ने मिलके, वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट। तो ये रिपोर्ट क्या प्रोवाइड करता है कि इट इज द फर्स्ट ग्लोबल साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन एंड सिक्वेस्ट्रेशन बाय फॉरेस्ट। तो ये बताता है कि कितना ग्रीन हाउस एमिशन कर रहे हैं और कितना सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं फॉरेस्ट। तो वो सब आएंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की जो साइट्स है वो कितना ये सब ग्रीन हाउस एमिशन और सिक्वेस्ट्रेशन कर रही है बाय फॉरेस्ट। तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट कार्बन इज स्टोर्ड इन ट्रॉपिकल साइट्स। तो इस रिपोर्ट ने बताया कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो रिमूव कर रही है 190 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर बिटवीन 2001 टू 2020।
तो ये लास्ट के 20 साल में इतना मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट और ये सब एमिटेड मोर कार्बन देन दे एब्जॉर्ब। तो इन्होंने ज्यादा पिछले 20 साल में ज्यादा कार्बन को एमिट किया है रेदर देन दे एब्जॉर्ब। और टू मोस्ट वाइड स्प्रेड थ्रेट्स क्या है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट को? एक तो क्लाइमेट चेंज है और एक लैंड यूज है। तो बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है उनके आसपास, तो वो इनको खतरा है। तो ये वाली चीज याद रखना कि इंडिया का जो सुंदरबन नेशनल पार्क है, इट इज अमंग द 5 sites that have highest blue carbon stocks globally। तो सबसे ज्यादा ब्लू कार्बन को वो करता है, क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ब्लू कार्बन क्या होता है? वही है जो वो वाला कार्बन जो कि स्टोर होता है कोस्टल और मैरीन इकोसिस्टम्स में, ठीक है। ब्लू कार्बन इकोसिस्टम्स इंक्लूड सी ग्रास, मीडोज, टाइडल मार्शेस और मैनग्रोव्स। तो ये सब ब्लू कार्बन इसमें आते हैं। They are cultural or natural sites of outstanding universal value। और यूनेस्को एनकरेज करता है आइडेंटिफिकेशन, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज अराउंड वर्ल्ड कंसिडर्ड टू बी आउटस्टैंडिंग वैल्यू टू ह्यूमैनिटी। तो कोई भी ऐसी साइट जिसकी आउटस्टैंडिंग वैल्यू है ह्यूमैनिटी के लिए, वो सब यूनेस्को के अंदर आएगी। और एक कन्वेंशन हुआ था कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, तो वो यूनेस्को ने अडॉप्ट किया था 1972 में। तो उसके बाद से वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह बनाने लग गया। तो 110 कंट्रीज में फैला हुआ है और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो इंडिया के अंदर अभी 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें से 32 तो कल्चरल है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है। तो ये 1 मिक्स्ड हमने कल देखा था, कंचनजंगा है सिक्किम में, और 7 नेचुरल है ये वाली सुंदरबन, काजीरंगा, ये सब, ये 7 नेचुरल। वेस्टर्न घाट्स भी आते हैं इसमें। और बाकी 32 है जो कल्चरल है, जिसमें टेम्पल वगैरह डाल देते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है लेक, वेटलैंड्स और कोस्टलैंड। तो कोरल रीफ है, तो कोरल रीफ पे भी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, 6 स्टेटस ऑफ द कोरल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो किसने पब्लिश किया है? ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, ठीक है। जिन्होंने बताया कि 40% ऑफ जो कोरल रीफ्स है वो खत्म हो चुकी है। तो क्या होता है ये ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क? तो ये एक ऐसा इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव है जो कि बताता है कि मतलब साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देता है कि कोरल रीफ्स का क्या स्टेटस है और उनका कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। और जो इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ साइंटिस्ट, मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट मॉनिटर द कंडीशन ऑफ कोरल रीफ्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये रिपोर्ट निकालते हैं और डिस्क्राइब करते हैं क्या स्टेटस है कोरल रीफ का। तो पिछले 40 साल तक का डेटा ये वो करते हैं, एसेस करते हैं। तो एक एटॉल फॉर्मेशन है। क्या होती है एटॉल फॉर्मेशन? पहले कैसे एक्टिव वोल्केनो होगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर उसके चारों तरफ ऐसे रीफ्स आ जाएंगी, फ्रिंजिंग रीफ्स, फिर वो थोड़ा थोड़ा नीचे जाने लग जाएगा और फिर वो बिल्कुल चला जाएगा। तो बीच में एक वाटर बॉडी रह जाएगी। तो जो ये साइड वाली चीज होगी वो हो जाएगी एटॉल। और क्या क्या थ्रेट्स है कोरल रीफ को? ओशन एसिडिफिकेशन, कोरल ब्लीचिंग, वाटर पॉल्यूशन, सी लेवल राइज और स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स। तो ये सब उसके लिए खतरा है। तो ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है? ओशियन एसिडिफिकेशन में क्या है कि पीएच लेवल अगर कम हो जाता है वाटर का तो एसिडिफाई हो जाता है। ये कब होता है ओशन एसिडिफिकेशन? जब वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो ओशन के अंदर, तो वो रिएक्ट कर जाती है वाटर के साथ, फिर वो
एसिड बन जाता है, कार्बोनिक एसिड टाइप। और फिर कोरल ब्लीचिंग, तो ये पता ही होगा कि मतलब वो जो जू सॉरी जूजेंथले होता है वो उस कलरलेस हो जाता है इसके अंदर। फिर वाटर पॉल्यूशन है, सी लेवल राइज, स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स। तो कहाँ मिलता है इंडिया में कोरल रीफ? तो मतलब 100 कंट्रीज में मिलता है अराउंड द वर्ल्ड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप का मिलता है, गल्फ ऑफ कच्छ, मलबार, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार और गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये 5 साइट है, तो ये याद रखना। इस पे भी PYQ आया था एक। और अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस भी एक कारण है कोरल रीफ के उसका। ठीक है, तो ये ब्लास्ट फिशिंग बोलते हैं उसे, मतलब साइनाइड फिशिंग। इसमें क्या है कि एक साइनाइड जो चीज होती है उसको वाटर में स्प्रे कर देते हैं ताकि फिशेज आर इजी टू कैच। फिर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मतलब हैबिटेट को हम खत्म कर रहे हैं। क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं? एक तो ये याद रखना, कोस्टल ओशन मॉनिटरिंग प्रिडिक्शन सिस्टम, लैंड ओशन इंटरेक्शन कोस्टल ये, और इंटीग्रेटेड कोस्टल मैरीन ये वाला। फिर एक कोरल ब्लीच अलर्ट सिस्टम भी बनाया हमने, कोरल रीच रिकवरी प्रोजेक्ट भी बनाया है बाय वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया और गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर अभी ना रिसेंटली जो COP26 हुआ था हमारा ग्लासगो में, उसमें ये ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ भी लॉन्च किया गया है। और ये ना ऐसा पहला फंड बनेगा यूनाइटेड नेशंस का जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 पे होगा। कौन सा सस्टेनेबल 14? लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, और फिर ये क्या होता है, डिमांड टू रिक्लासिफाई टॉक्सिक 3 ओज। तो सनस्क्रीन जो यूज करते हैं हम, उसके अंदर ये 3 ओ होते हैं, ऑक्सीबेंजोन, ऑक्सीनेट और ये तीनों। तो ये तीनों ना हार्मफुल बताए गए हैं हमारे पब्लिक हेल्थ के लिए, मैरीन लाइफ के लिए और कोरल रीफ्स के लिए। तो याद रखना कोरल रीफ्स के लिए भी है, जो सनस्क्रीन में कुछ मिलता है ये तीनों सब्सटेंस। फिर रोज शेप्ड कोरल्स क्या होती है? तो अभी साइंटिस्ट ने नया ही डिस्कवर किया है। तो जो आइलैंड ऑफ तहीती है इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन फ्रेंच पोलिनेशिया। तो यहाँ पे रोज शेप्ड कोरल्स मिले हैं। तो फ्रेंच पोलिनेशिया आर ओवरसीज कलेक्टिविटी ऑफ फ्रांस कंसिस्टिंग ऑफ 5 आर्किपेलागोस इन साउथ सेंट्रल पैसिफिक ओशन। तो इसकी लोकेशन देख लेना। फिर नेक्स्ट है न्यू रामसर साइट्स। तो अभी कुछ रामसर साइट्स ऐड हुई है इंडिया में, तो उससे रिलेटेड है ये। तो रामसर साइट, एक कन्वेंशन आया था, रामसर कन्वेंशन 1971 में। कहाँ पे हुआ था? ये एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ट्रीटी एक तो, और रामसर जो ईरान है वहाँ पे हुआ था। इंडिया भी इसका पार्टी है। और ये क्या करते हैं कि एक ग्लोबल नेटवर्क बनाना चाहते हैं वेटलैंड्स का, उसकी कंजर्वेशन के लिए। और हाँ, तो लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, तो उसको बोलते हैं रामसर साइट्स। तो लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है इंडिया की? सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में। स्मॉलेस्ट कौन सी है? रेणुका वेटलैंड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये 49 है अभी इंडिया के पास रामसर साइट्स। तो ये सारी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी 2021 में कौन कौन सी ऐड हुई है? ये वाधवन वेटलैंड गुजरात वाली, थोल ये भी गुजरात में, भिंडीवास हरियाणा, सुल्तानपुर हरियाणा, हैदरपुर यूपी, खिजाड़िया गुजरात, बखीड़ा उत्तर प्रदेश। फिर इनके ना ये 9 क्राइटेरियाज है रामसर साइट को करने के। तो पढ़ लेना, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि 1% पॉपुलेशन को सपोर्ट करे, सॉरी 20,000 बर्ड्स को, वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करे, 1% कोई भी पॉपुलेशन हो जो वाटर बर्ड की उसको सपोर्ट करे, या फिर इम्पोर्टेंट सोर्स हो फूड फॉर फिशेज और ये सब। तो इस टाइप की चीज है इसमें। और सपोर्ट प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एट अ क्रिटिकल स्टेज, सपोर्ट पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, सपोर्ट्स वल्नरेबल एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो ये सारे देख लेना एक बार। फिर हैदरपुर वेटलैंड जो है उत्तर प्रदेश में है, तो ये याद रखना। फिर वाधवन हमने देखा गुजरात में है। ठीक है,
और खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी गुजरात में है। भिंडीवास हरियाणा में है। सुल्तानपुर हरियाणा में है। थोल लेक गुजरात में है। बगीड़ा उत्तर प्रदेश में है। तो ये अभी इन्होंने ना इससे वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसपे ये सारा मतलब डेटा वेटा प्रोवाइड कर देंगे इसके बारे में। तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने किया है लॉन्च। फिर आगे चलते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो अभी इंडिया के 2 और बीचेस को ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया। तो इसलिए तो अभी ये कोवलम बीच जो है तमिलनाडु का, और ईडन बीच पुडुचेरी का, इन दोनों को मिला है। तो अभी टोटल कितने हो गए? 10 बीच। ये सारे ये जो मैप में दिए हुए 10 के 10 बीच ब्लू फ्लैग में है। तो ब्लू फ्लैग क्या होता है? ब्लू फ्लैग बीच जो होता है, इट इज अ इको टूरिज्म मॉडल। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास मतलब सॉरी क्लीन या हाइजीनिक आपका बीच है, उसका बाथिंग जो वाटर है वो अच्छा है, वहाँ पे हेल्दी एनवायरनमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है अच्छे, तो वो सब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट उन्हें मिल जाएगा। कौन देता है ये? एक डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन है फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये देता है। और अभी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट थी, उन्होंने ये लॉन्च किया है इको लेबल बीम्स। तो क्या है ये? बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज अंडर ICMZ। तो हमने पहले देखा था ये इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट। इट इज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व कोस्टल एंड मैरीन इकोसिस्टम्स। और जो ICZM है, इट इज टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कोस्टल जोन्स। ठीक है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में ये इनके नाम देख लेना कि बीचेस के कि कौन सी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है। एक सेकंड।
अभी शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगला है कोस्टल रेगुलेशन जोन। तो एक नोटिफिकेशन आया था पहले, तो वो भी अमेंडमेंट प्रपोज कर रहे थे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स में। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन है वो नोटिफाई कौन से एक्ट के अंदर होता है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। तो जो कोस्टल रेगुलेशन जोन होते हैं ना, उसके अंदर ऐसे 4 एरियाज में डिवाइड करते हैं वो। तो 4 एरियाज में क्या है कि जो CRZ1 होंगे वो तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज होंगे, मतलब यहाँ पे जो भी नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह होंगे ना, तो वो सब CRZ के अंदर क्लासिफाई करेंगे। फिर CRZ2 में वो थोड़े डेवलप्ड एरियाज टाइप होंगे। फिर CRZ3 में थोड़े रूरल अर्बन एरियाज होंगे जो थोड़े कम डेवलप्ड है लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा है थोड़ी। फिर CRZ4 तो लैंड से नहीं होता है, मतलब ये ऐसे होता है जैसे कि ना ये आपका सी है यहाँ तक और ये बीच है, तो यहाँ CR1, 2 और 3 होंगे, और जो CRZ4 है वो इस एरिया में होगा, मतलब सी वाली साइड में। तो ये देख लो कि 12 नॉटिकल माइल्स इनटू सी एंड इनसाइड टाइडल वाटर बॉडीज अप टू 5 ppb। तो ये तीनों तो लैंड की साइड है और ये वाला सी साइड है। फिर अब ये क्या प्रपोज करना चाह रहे हैं? तो पहले CRZ मतलब क्या क्या फायदा है इनका? तो डिक्लेयर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट चेंज अंडर EPA 1986। ठीक है, तो जो भी हाई टाइड एरिया होते हैं ना, उससे आगे ये मतलब हाई टाइड लाइन जो होती है ना, उससे आगे CRZ को वो डिक्लेयर करते हैं, मतलब वो वाली लाइन को ये मानते हैं। तो इसमें शायद एक वो आया था, एक केस आया था कि बिल्डिंग थी जो कि CRZ में बनी हुई थी, ऐसे CRZ में, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिश करा दिया था। तो अभी ये क्या चाहते हैं कि ना जो CRZ है उसके अंदर ऑयल और नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन को एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए, मतलब वहाँ पे परमिशन ना चाहिए हो CRZ की क्लियरेंस की, अगर हमें ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करना है। और कोई भी मतलब बना सके। और ये है एक जो इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान, तो ये स्मॉलर आइलैंड्स पे लगता है, लक्षद्वीप और अंडमान पे। तो ये है कि मतलब ये CRZ भी अप्लाई होना चाहिए 2011 में जो नोटिफिकेशन आया था। और सैंड बार्स is an intertidal area shall be removed by traditional coastal community। जो कोस्टल कम्युनिटीज है वो बाहर फेंक सके। तो यही था इसमें, मतलब CRZ का वो देख लेना कि EPA के अंदर होता है, ये 4 जोन में ऐसे क्लासिफाई है। आखिरी वाला जोन है सीवर्ड साइड होता है। तो बाकी तो भी मतलब अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड है। तो फिर इसमें कुछ अदर इनिशिएटिव्स है। एक तो फाइनेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये एक रिपोर्ट आई थी, मतलब रिपोर्ट इन्होंने रिलीज करी थी, तो इन्होंने बताया था कि जो पब्लिक बैंक्स है ना, वो $800 बिलियन अब तक खो चुके हैं नेचर में। वो एन्युअली मतलब खोते हैं, क्योंकि वो ये इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसे इस जगह में। तो हम $800 बिलियन के एसेट्स खो चुके हैं नेचर के। तो जो क्या है ये कि एक हाँ, तो फाइनेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव क्या है कि ये मावा फाउंडेशन थी स्विट्जरलैंड की, उसने स्टार्ट किया था विद द सपोर्ट ऑफ चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन एंड ये वाली फाउंडेशन। ठीक है, तो ये क्या करना चाह रहे हैं कि वही मतलब बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए और फ्यूचर में उसका रिस्टोरेशन कर सके, और उसकी क्या पब्लिक कॉस्ट है ये सब। फिर आता है लीफ कोएलिशन। तो हाँ, ये अच्छा है कि लीफ कोएलिशन जो है वो लॉन्च किया है इन गवर्नमेंट्स ने, नॉर्वे, यूके, यूएस। और कुछ इसमें ना कंपनीज भी है जैसे अमेजोन, नेस्ले, इस टाइप की कंपनीज भी है। तो ये क्या कर रहे हैं कि फाइनेंस इकट्ठा कर रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो लीफ की फुल फॉर्म क्या है? लोअरिंग एमिशंस बाय एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस। तो इट एम्स टू मोबिलाइज एटलीस्ट $1 बिलियन
in finance to support tropical and subtropical forest countries to move rapidly towards reducing emissions from deforestation. तो डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए ये पैसे इकट्ठा कर रहे हैं. तो जो भी हमारी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज है उनके लिए. तो इसमें क्या ये सपोर्ट करेंगे उन कंट्रीज को जिनके कुछ एनडीसीज है और जो ये रेड प्लस कंट्रीज है जो, ठीक है, रेड प्लस मैकेनिज्म. और फिर आता है बायोडाइवर्सिटीज बाय 2030 इनिशिएटिव. तो ये किसका इनिशिएटिव है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और गवर्नमेंट ऑफ कोलंबिया. तो इसमें क्या करेंगे ये कि जो भी सिटीज है ना, तो जो भी सिटी गवर्नमेंट्स है, बिजनेसेस और सिटीजन्स है, उनको सपोर्ट करेंगे ताकि वो नेचर के साथ हार्मनी में रह सके बाय 2030. तो वही देख लेना, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है. फिर है वल्चर सेंसस. तो वल्चर सेंसस अभी हुआ है 6 साल के गैप के बाद. तो किसने कंडक्ट किया है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और विद टीम ऑफ 13 स्टेट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट. तो 3 टाइप के इंडियन वल्चर मिलते हैं, 3 टाइप की स्पीशीज है, तीनों की तीनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. क्या नाम है? स्लेंजर बिल्ड वल्चर, व्हाइट रम्ड वल्चर और इंडियन वल्चर. और पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है ड्यू टू दिस. ये वाला जो केमिकल है, ये वाला नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, डाइक्लोफिनेक. ठीक है. तो इसके लिए एक एक्शन प्लान भी बनाया गया था वल्चर कंजर्वेशन के लिए, जो कि 2020 से 2025 तक है, टू एस्टेब्लिश वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स. तो हमने कल पढ़ा था वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है? ये हरियाणा में बना है, पिंजौर में. और वल्चर के लिए मतलब एक ही सेंचुरी, एक वल्चर सेंचुरी भी अलग से, जिसमें सिर्फ वल्चर है, वो शायद कर्नाटका में है. वल्चर सेंचुरी इंडिया की ओनली वल्चर सेंचुरी है वो. फिर एक परिवेश पोर्टल है. तो फुल फॉर्म है कि प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्स फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब परिवेश. तो ये क्या है कि जो भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होती है ना, तो हमने वो देखा था, एक EIA असेसमेंट होती है, एनवायरमेंटल इफेक्ट असेसमेंट. तो उसके बाद जो एक सिंगल विंडो है, जो कि अगर आप ऑनलाइन सबमिशन करो, प्रपोजल दो कि ये इन सब के लिए एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और CRZ क्लियरेंसेस के लिए फ्रॉम सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटीज. तो आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए तो उसके लिए पोर्टल बनाया गया. ठीक है. तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने कहा है कि उसका जो टाइम है ना, वो थोड़ा हमने रिड्यूस कर दिया है ग्रांट देने का, एनवायरमेंट क्लियरेंसेस का. पहले था 150 डेज, अब उसको 90 डेज के अंदर मतलब ग्रांट कर देंगे. और वो ये सिंगल विंडो सॉल्यूशन है. तो ये फिर है WHO का बायो हब इनिशिएटिव. तो अभी WHO और स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने किया है to allow rapid sharing of pathogens between laboratories and partners to facilitate safe storage. तो अभी जैसे कोविड-19 आया था, तो ये क्या चाहते हैं कि जो भी पैथोजेंस वगैरह किसी भी लेबोरेटरी में डेवलप कर रहे हैं, तो वो सब एक दूसरे के साथ उनका शेयरिंग होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन की, उनका सेफ स्टोरेज होना चाहिए और बेटर एनालिसिस कर पाए ये सब. तो बायो हब इनिशिएटिव. तो पैथोजेंस आर शेयर्ड बायलेटरली बिटवीन कंट्रीज. तो अभी तो हम बायलेटरली मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्रीज के साथ ही शेयर करता है. फिर इसमें क्या होगा कि सबके साथ शेयर होगा. तो ये है, दिस विल एनेबल मेंबर स्टेट्स टू शेयर बायोलॉजिकल मटेरियल्स. हमने वो साइंस एंड टेक वाली पीटी में भी लिखा था. तो ये वाली जो प्राइड का मतलब क्या? प्रमोशन ऑफ रिसर्च इनोवेशन थ्रू डाटा एक्सचेंज. तो जो भी बायोलॉजिकल डेटा है वो एक्सचेंज होगा, तो मतलब शेयरिंग एंड एक्सचेंज ऑफ बायोलॉजिकल नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड डेटा. ठीक है. तो कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर. और ये फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी है फॉर लाइफ साइंस डेटा इन इंडिया. तो इट इज मैंडेटेड टू आर्काइव ऑल पब्लिकली फंडेड लाइफ साइंस डेटा जनरेटेड एट ऑल लेवल. तो इसमें भी वो रेगुलेशंस हमने पढ़ी थी कि जो ये गाइड जो डेटा होगा वो भी सेंसिटिव डेटा वगैरह इसमें कुछ क्लासिफाई कर देंगे. तो सारा डेटा जो है पब्लिक को ऐसे एक्सेस नहीं होगा, कर सकते हैं लेकिन सारे डेटा पे नहीं है. तो इस टाइप के कुछ उनके रेगुलेशंस है. फिर एक अभी हर्बल पार्क बना है. तो इंडिया का फर्स्ट
एक मिनट रुको। No voice.
हाँ तो चलो ये वाले मतलब पूरे कर लेते हैं। हाँ ये पूरा ही कर लेते हैं। तो ये अभी हर्बल पार्क बना था उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये इसमें मतलब ये हर्बल 40 स्पीशीज लगाई जाएंगी ये सब। और तो ये कैंपा एक्ट है हमारा जो, उसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट मतलब इसे अप्लाई कर रही है, कैंपा एक्ट। तो एक ये पंचमूली लेक है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है रिसेंटली कि क्रोकोडाइल्स को शिफ्ट कर दिया गया है फ्रॉम पंचमूली लेक फॉर द सेफ्टी ऑफ टूरिस्ट। तो कहाँ पर है पंचमूली लेक? ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास, गुजरात में। तो इसको हम क्या बोलते हैं पंचमूली लेक को? डाइक 3 भी बोलते हैं, ऑफ द सरदार सरोवर डैम। तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है हमारा उसके पास है पंचमूली लेक। तो जो सरदार सरोवर डैम है वो कौन सी रिवर पे है? नर्मदा। करके है। तो जो टर्की का है सी ऑफ मरमरा, तो ये देख लो मैप में यहाँ पर है। तो यहाँ पर है सी ऑफ मरमरा। तो जो सी ऑफ मरमरा है ना, वो उसके एक साइड मेडिटेरियन सी है, एक साइड ब्लैक सी है। तो कोई बताएगा क्या ये यहाँ पर कौन कौन से वो है स्ट्रेट्स? ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में कौन सा है, और सी ऑफ मरमरा और मेडिटेरियन सी के बीच में कौन सा है? ओके, तो इन्हें ना ऐसे याद रखना कि बी ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा। तो यहाँ पर बी है, मतलब ब्लैक सी और बी। तो बी से नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। और सी ऑफ मरमरा और मेडिटेरियन सी के बीच में डेंड्रलाइन स्ट्रेट। तो ऐसे बी डी के नाम से याद रखना, बी और डी। ऐसे ऊपर की तरफ बी है, नीचे की तरफ डी है। और ब्लैक सी और यहाँ पर एक ये इस साइड इस एरिया में सी ऑफ एजोव है। तो इन दोनों के बीच में कर्च स्ट्रेट है। और ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज याद रखना बर्गर टी के नाम से। फिर सी स्नॉट, ये क्या है? एक नेचुरली अकरिंग ग्रीन स्लज है। तो ये भी एल्गल ब्लूम के टाइप की चीज है कि ना अभी क्या हुआ है कि लार्जेस्ट आउटब्रेक ऑफ सी स्नॉट हुआ है। तो सी स्नॉट भी वही है, मतलब एक टाइप का एल्गी है जो कि मतलब बन जाता है जब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो गए और हॉट वेदर और वाटर पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो द न्यूट्रिएंट ओवरलोड अकर्स बिकॉज व्हेन एल्गी फीस्ट ऑन वार्म वेदर एंड कॉज्ड बाय, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पॉल्यूशन वगैरह ऐड हो जाता है, हॉट टेम्परेचर हो जाता है, तो ये चीज हो जाती है। तो उसको सी स्नॉट भी बोल देते हैं। क्या इम्पैक्ट हो रहा है अभी इसका? मतलब बहुत सारी जो हमारी स्पीशीज है वो अंडर थ्रेट हो गई है, और ऑल्सो अफेक्टेड द लाइवलीहुड्स ऑफ फिशरमैन, ठीक है। फिर एक थर्ड पोल है, हमारे दो पोल तो है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। एक थर्ड पोल क्या है? थर्ड पोल है जो तिब्बतन प्लेटू को बोलते हैं, हिमालय, तिब्बतन प्लेटू, हिंदू कुश, पामीर एंड तीन शान माउंटेन्स। तो जो ये हमारा मतलब बीच वाला हिस्सा है ना, हिमालयाज वाला, और उससे थोड़ा ऊपर वाला, उस सबको बोलते हैं थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी वहां पे ना क्या हुआ है कि दो ये लेक्स है, ये चिजजांग लेक और डोरसोडोंग लेक। तो इन दोनों का ना थोड़ा एरिया बढ़ गया है। तो एरिया कैसे बढ़ गया कि पानी जो था मतलब ग्लेशियर्स से वो थोड़े से मेल्ट हो गया, तो उसकी वजह से इनके अंदर पानी बढ़ गया, तो इनका एरिया इंक्रीज हो गया। तो अभी नासा ने देखा था ये, तो थर्ड पोल मतलब ऐसा बता रहे कि मेल्ट वाटर फ्रॉम थर्ड पोल फीड्स मैनी ऑफ द एशियाज लार्ज लेक्स एंड रिवर्स इंक्लूडिंग इंदस, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, येलो रिवर और यांगसे, ठीक है। तो बहुत सारी रिवर्स का सोर्स है ये थर्ड पोल। फिर एक एरियल सीडिंग करके एक टेक्नोलॉजी है, न्यूज में है। क्या होता है एरियल सीडिंग में? कि हमें ना किसी भी ये ऊपर से हवा से सीड्स को डालते हैं नीचे। तो एरियल सीडिंग इज अ टेक्निक ऑफ प्लांटेशन वेयर सीड बॉल्स कवर्ड विद क्ले, कंपोस्ट, चार या अदर कंपोनेंट्स, तो उसको स्प्रे कर देते हैं यूजिंग एरियल डिवाइसेस।
जैसे कि प्लेन, हेलीकॉप्टर या ड्रोन। तो क्या करते हैं ये ताकि मतलब ये सॉरी इजी होता है, एक तो ये इजी प्लांटेशन है और हमें प्लोइंग या डिगिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती, तो इस हिसाब से। तो पहले क्या किया था, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, अब हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसे यूज करेगा, तो इसलिए न्यूज में था। तो इनका एक इनिशिएटिव है, हरा भरा इनिशिएटिव, उसके थ्रू लॉन्च करेंगे एरियल सीडिंग कैंपेन। तो फिर कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस अभी रिलीज हुए। तो प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट कौन करता है, IUCN, ठीक है। और ये UNEP का ये वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, IUCN, ये सब मिलके, ठीक है। तो क्या करना चाह रहे हैं कि एसेस करते हैं स्टेट ऑफ प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और तो इन्होंने आईची जो बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स थे हमारे, तो उनको उनके बारे में भी बताया था कि मतलब ऐसा वो हो रहे हैं ना, वो हमने कल भी पढ़ा था कि वो किसी भी कंट्री ने अब तक अचीव नहीं किया। तो इंक्रीज इन द प्रोटेक्टेड एरिया एंड OECMs, तो 82% of the countries and territories increase their share of protected areas। तो ये सब है। तो OECM क्या होता है, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, तो देख लेना। फिर कन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन, तो ये भी IUCN रिलीज करता है। तो इसमें ये बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो इसके अंदर एक तो डायरेक्ट किलिंग होती है वाइल्ड लाइफ की, डिग्रेडेशन या फिर डिसरप्शन। तो ये तीन चीजें बताते हैं, मतलब मेजर थ्रेट्स बताते हैं जो कन्फ्लिक्ट का। फिर आता है नेचर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, तो ये भी IUCN ही रिलीज कर रहा है, ठीक है। फिर है एक फ्यूचर फॉर ऑल, द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। तो ये इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन है, तो याद रखना कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और UNEP। तो वो इसमें से एक चेंज करके भी पूछ लेंगे कि ये वाली रिपोर्ट किसने दी, तो उसमें दोनों में से एक कोई चेंज कर देंगे ऐसे। तो इंडिया इज विल बी मोस्ट अफेक्टेड बाय ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, तो ऐसा बोल रहा है इस रिपोर्ट ने। तो दिस वाज बिकॉज वर्ल्ड का जो टाइगर्स का, एशियन एलिफेंट्स का, वन हॉर्न राइनोस का, एशियाटिक लायंस का, बहुत सारी स्पीशीज का। तो इंडिया के एलिफेंट जो है वो सिर्फ 3-4% पे रिस्ट्रिक्टेड है अपने ओरिजिनल हैबिटेट के। तो ये मतलब उनका कॉन्फ्लिक्ट है कि वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे। और फिर है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, एक है रिपोर्ट ये। तो इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है ये, स्टेट ऑफ द फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट। तो कौन कौन निकालता है, UNEP और WEF। तो इससे पहले वाली WWF थी। तो इनकी भी यही मतलब ऐसा फाइंडिंग है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, लैंड डिग्रेडेशन टारगेट्स के ऊपर और ये सब। फिर आता है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन फॉर पीपल एंड नेचर क्लाइमेट। तो अभी ये रिसेंटली लॉन्च किया है UNEP ने विद FAO। तो तो ये इसकी भी क्या की फाइंडिंग्स है कि वी आर यूजिंग द इक्विवेलेंट ऑफ 1.6 अर्थ। तो अभी हमारी मतलब अर्थ का भी हम 1.6% वो 1.6 टाइम्स यूज कर रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं। और वर्ल्ड का 1/3 ऑफ द वर्ल्ड फार्मलैंड इज डिग्रेडेड, तो इतना डिग्रेड हो चुका है। और स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ट्रीज एक 2021 रिपोर्ट है। तो ये कौन रिलीज करता है, लंदन बेस्ड करता है। तो इस रिपोर्ट ने बताया कि इंडिया का जो 18% ट्री स्पीशीज है वो थ्रेटन्ड है विद एक्सटिंक्शन। और जो इंडिया है वो 650 ऐसी एंडेमिक ट्री स्पीशीज का होस्ट है जो कि और दुनिया में कहीं भी नहीं मिलते हैं। और स्टेट ऑफ द इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट, तो ये इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, ये रिलीज करता है। तो न्यू दिल्ली में ये। तो इंडिया की रैंक किसमें गिर गया है कि पिछले साल India's rank has slipped by 2 places from last year to 117 on the 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो जो हमारे सस्टेनेबल गोल्स है उस पर हमारी रैंकिंग भी खराब हुई है।
तो रीजन क्या है कि एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है जो हंगर वाला, और एक जेंडर इक्वालिटी वाला जो 5, और एक जो SDG 9 है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला। ठीक है, इंडिया अपने आसपास के जो साउथ एशियन कंट्रीज है उन सबसे नीचे है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश इनसे नीचे है। और ओवरऑल स्कोर क्या इंडिया का, ये 61.9 आउट ऑफ 100। तो इतना ही रोक देते हैं आज। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।